जी नमस्कार साथियों, मैं हूं नरोत्तम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज़। कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज़ पर खास करके वैसे विद्यार्थी जो कि 12th एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैं आज लेकर उपस्थित हूं हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग फटाफट करते हैं। क्या इसका आंसर होगा, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी, चाहे वे आईएएस के हैं या आई कॉम के विद्यार्थी हैं या आईए हैं, सब में हिंदी पूछी जाती है 100 नंबर के समान रूप से। तो आज हम लोग फटाफट देखेंगे कि 100 ऐसे प्रश्न जिसका मतलब उत्तर आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करें, है ना। तो यहाँ देखें, सबसे पहले जो पहला प्रश्न आया है आपके सामने वह यह है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो यह बात उसने कहा था कहानी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है, उसमें इन्होंने सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए लहना सिंह से कहा था। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति भाषण आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखें। अगला प्रश्न, तो यहाँ देख पाएंगे आप तीसरा प्रश्न जो है वह यह है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है। तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर का है। जूठन शीर्षक आत्मकथा किसकी रचना है। तो जूठन किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ये देखिए आप इसको याद रखेंगे, जूठन क्या है ये भी पूछा जा सकता है। जूठन शीर्षक क्या है, तो आत्मकथा है। और जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा निम्न में से किन की रचना है। शिक्षा रचना है जे कृष्णमूर्ति की। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। याद रखें आप, जिद्दू कृष्णमूर्ति पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, जिद्दू कृष्णमूर्ति। जी हाँ, आगे आप देखें अगला प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। यहाँ देखें, जायसी की रचना, जायसी की रचना निम्न में से कौन है। तो जायसी की रचना है पद्मावत। उर्वशी दिनकर जी की रचना है। बीजक कबीर की रचना है। और अधिनायक रघुवीर सहाय की है। याद करते चलेंगे इसको भी। आगे देखें सातवां प्रश्न, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है। तो यह जो कथन है वह शिक्षा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। और शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आठवां प्रश्न, सूरदास के पद में कौन रस नहीं पाया जाता है। तो सूरदास जो कवि हैं वे श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति के कवि हैं। उनके रचनाओं में खास करके भक्ति रस पाए जाते हैं, वात्सल्य रस है और श्रृंगार रस है। न है तो कौन है, वीर रस नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए, वीर रस सूरदास की रचनाओं में नहीं है। आगे चलें, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहते हैं। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। तो 12th में आपने पढ़ा होगा, एक कविता है गांव का घर। ठीक है, गांव का घर कविता में बताया गया है कि पंचायती राज में जैसे पंच परमेश्वर खो गए हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पंचायती राज में क्या खो गया है, पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। तो भगत सिंह ने अपने मित्र सुखदेव को पत्र लिखा था। उसके बाद हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 12वें प्रश्न में क्या है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्नलिखित में से कौन है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। यह जो आधे अधूरे आप देख रहे हैं यह है
आपका मोहन राकेश का, जिनकी एक रचना आपको पढ़नी है मोहन राकेश की सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एकांकी मोहन राकेश की है और आधे अधूरे नाटक भी मोहन राकेश का ही है। ठीक है, आगे चले हम लोग अगले प्रश्न में। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, क्या पूछा जा रहा है आपसे? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने कराया था? तो अज्ञेय जी ने। अज्ञेय जी ने 4 सप्तकों का संपादन किया था, जिसमें पहला जो सप्तक था उसे तार सप्तक के नाम से जानते हैं और उसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि कवित्री हैं, 12th में पढ़ना है कविता पुत्र वियोग। पुत्र वियोग कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है और सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। सेक्सरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? तो सेक्सरिया पुरस्कार भी सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला है। इसमें सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा और मीराबाई का नाम नहीं आता। सेक्सरिया पुरस्कार इन्हें नहीं मिला है। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। तो आप देखेंगे अगले प्रश्न में अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर निबंध है दिनकर जी की, याद रखेंगे आप लोग। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध है। उसके बाद आइए सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है? सरोज स्मृति शोक गीत है। यह निराला के द्वारा लिखित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और ऐसा ही एक शोक गीत है आपको पढ़ने के लिए, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे देखें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम गुलेरी इसलिए था क्योंकि वे गुलेर गांव में पैदा हुए थे, है ना, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। हालांकि यहाँ जन्म स्थान उनका जयपुर है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ठीक है, उसके बाद आप देखें संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला था। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिनकर जी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आगे चलें 21वां प्रश्न की ओर। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है? अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है और इनका जन्म स्थान है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। आपके पाठ्य पुस्तक में रोज नाम की एक कहानी है, रोज शीर्षक की एक कहानी है और रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय जी हैं, है ना। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। शिक्षा नामक सॉरी ओ सदा नीरा पाठ इनके द्वारा लिखित है। उसके बाद आगे बढ़े 23वें प्रश्न में। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम पूछा जा रहा है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24वें प्रश्न को। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ मिला? अभी मैंने बताया था साहित्य अकादमी इनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर। और यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय ज्ञानपीठ किस पर मिला? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ मिला था। आगे देखें हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन सी कहानी है? तो हिंदी कहानी विकास में मील का पत्थर माना जाता है उसने कहा था कहानी को। यह जो है 1915 में लिखी गई थी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई यह कहानी है। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? हजारा सिंह आपको याद होगा उसने कहा था कहानी के पात्र हैं हजारा सिंह। आगे देखें अगला प्रश्न है कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है?
तो यह उक्ति उसने कहा था शीर्षक पाठ से है। यह जो है सुबेदारिणी का कथन है ना। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर किस कहानी के पात्र हैं? तो महेश्वर रोज कहानी के पात्र हैं। महेश्वर और मालती रोज कहानी के पात्र हैं, याद रखेंगे आप लोग। मालती और महेश्वर। महेश्वर पेशे से डॉक्टर थे, आपने कहानी पढ़ी होगी, है ना। अगला प्रश्न है, कुंती किस एकांकी की पात्रा है? कुंती सिपाही की माँ कहानी की पात्रा है। उसके बाद आप देखो 30वां प्रश्न, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन हैं? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता हैं नामवर सिंह। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उक्ति है बातचीत शीर्षक पाठ से। पहला चैप्टर है आपका, है ना, बातचीत पहला चैप्टर है। किसका लिखा हुआ? बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। आगे है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ें 33वें प्रश्न पर। 33वां प्रश्न कह रहा है कि इनसे ए न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह जो उक्ति है वह जूठन शीर्षक पाठ से है। जूठन शीर्षक पाठ में कहानीकार जो है लिखता है अपने बारे में, और उसमें जो है उसकी भाभी किया है, यह कथन है, लेखक के भाभी का कथन है यह। उसके बाद चलें आगे 34वें प्रश्न में। तो 34वां प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ क्या है, पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? तो यह तिरिच कहानी के पात्र हैं। जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं? जसवीर और जनेसर जुट्ठन आत्मशीर्षक कथा के पात्र हैं। उसके बाद आए, प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन हैं? तो प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि जायसी हैं। अगर सूरदास की बात करें तो सूरदास कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, और तुलसीदास राम मार्गी शाखा के कवि हैं। याद रहे, यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रेमाख्यानक का पूछ रहा है, जायसी का है। कृष्ण मार्गी धारा के कवि कौन है? सूरदास। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है? कबीरदास। और राम मार्गी शाखा के कवि कौन है? तुलसीदास। आगे चलें अगला प्रश्न की ओर। देखिए 37वां प्रश्न देखेंगे आप। 37वें प्रश्न में क्या पूछा गया कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह है कड़बक से, जायसी ने लिखा है। अगला है, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के है? तो तुलसीदास के पद से है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह है अधिनायक कविता की, रघुवीर सहाय की लिखी हुई कविता है अधिनायक। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। आगे देखेंगे 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न है कि जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह है गांव का घर शीर्षक कविता की। जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है, ये बताया गया है आपको अर्धनारीश्वर चैप्टर में, अर्धनारीश्वर निबंध में, दिनकर जी का निबंध है ना, पीछे चर्चा किया हूं इसका। आगे देखें, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की है, इसमें गंडक नदी की चर्चा है। ठीक है, आगे बढ़ें 43वें प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न देखिए, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो यह है आपका रोज रोज शीर्षक पाठ की, जिसमें कि मालती का यह कथन है, तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? मनोवैज्ञानिक है, आदर्शवादी है, आध्यात्मिक है, या जादू यथार्थवादी है? तो तिरिच कहानी को मनोवैज्ञानिक कहानी माना जाता है। गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है? गैंग्रीन
गैंग्रीन लिखा था अज्ञेय जी ने, यही गैंग्रीन को बाद में रोज कर दिया गया। गैंग्रीन शीर्षक कहानी को ही बाद में रोज कर दिया गया था। इसलिए अगर पूछा जाए गैंग्रीन के रचयिता कौन हैं, तो आप बताएंगे कौन, अज्ञेय जी। आगे तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है, तो तिरिच क्या है, एक विषैला कीड़ा है। उसके बाद का प्रश्न देखें, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं, तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचयिता हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे देखें, पुंडलिक जी का संबंध, देखो पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है। पुंडलिक जी का चर्चा जो है वह आया है इसमें रोज नहीं, ओ सदानीरा में। जगदीश चंद्र माथुर लिखते हैं पुंडलिक जी के बारे में, उन्होंने बताया है पश्चिम चंपारण की बात उसमें कही गई है। सिपाही की मां एकांकिन में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है, तो कुंती है, बिस्नी है, मुन्नी भी है, मालती नहीं है। मालती पात्रा है रोज कहानी की। ओके, आगे देखें, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था। यह पंक्ति किस पाठ से है, तो यह पंक्ति है आपका जुट्ठन पाठ से। ठीक है, आगे देखें, बिना वेतन के, अब यहां से ग्रामर का प्रश्न शुरू होता है। बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको बोलते हैं अवैतनिक। कलम की कमाई खाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मसीजीवी। मसीजीवी, कलम की कमाई खाने वाला यानी मसीजीवी। आगे देखें, जहां पुस्तकें छपती है उसको क्या बोला जाएगा, टंकणालय, गौशाला, निर्माणशाला या मधुशाला, तो उसको बोलते हैं टंकणालय, जहां पुस्तकें छपती है। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होगा, जल में रहने वाली सेना नौसेना। जो फल आहार करता है, हाँ फल आहार करता है, फल खाता है, उसको क्या बोलेंगे, फलाहारी। चलिए आगे देखें, छात्रों के रहने का स्थान, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रावास। राजदूत शब्द कौन समास है, राजदूत शब्द है तत्पुरुष समास। राजदूत, राजा का दूत। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए हमेशा, जहां भी दो समास विग्रह में बीच में सिर्फ विकारक का चिन्ह आ जाए, है ना, तत्पुरुष होगा, याद रखेंगे। यथाशक्ति में कौन समास है, अव्ययी भाव। यथाशक्ति, यथा अव्यय है इसमें, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। और जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे देखें, अगला समास, भला बुरा शब्द में कौन समास है, भला बुरा शब्द में द्वंद्व समास है। दोपहर शब्द, दोपहर, दो संख्यावाचक शब्द पहले आ गया, तो संज्ञावाचक शब्द पहले आ गया तो द्विगु समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, माँ बाप, माँ बाप शब्द में कौन समास है, ये में द्वंद्व है, माँ और बाप, जहां भी बीच में और आ जाए, विग्रह करने पर और आ जाए, द्वंद्व समास। चतुरानन शब्द में कौन सा समास है, चतुरानन बोलते हैं ब्रह्मा जी को, और जहां अन्य पद प्रधान होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, जिसको में भी देखोगे पीछे पा, पन, आब, आई, ये सब लगा हुआ रहता है, भाववाचक संज्ञा होती है वह, ध्यान रहे। कौन कौन, पा, पन, आब, आई लगा हुआ रहेगा, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द में कौन संज्ञा है। पाटलिपुत्र पटना को बोलते हैं, और किसी भी विशेष माने खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गुच्छा में कौन संज्ञा है, समूहवाचक। चीनी शब्द कौन संज्ञा है, चीनी जिससे चाय बना के पीते हैं ना, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद आगे, निम्न में शुद्ध शब्द पूछ रहा है कौन है, शुद्ध कौन है।
आशीर्वाद ऐसे लिखा था, ऐसे ऐसे। देखो आशीर्वाद शुद्ध ये वाला है, व के ऊपर रेफ, ध्यान रहे हमेशा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रशंसा, ये वाला। ये नहीं, प्रसाद ऐसे नहीं लिखते, प्रसाद ऐसे लिखते हैं। ओके, प्रणाम ऐसे नहीं लिखते, प्रणाम ऐसे लिखते हैं, शुद्ध यह होगा। आगे बढ़ें। इतिहास शब्द का विशेषण, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक। ठीक है, उसके बाद 70वें प्रश्न की ओर आइए। 70वां प्रश्न क्या कह रहा है? लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक का विशेषण होगा लौकिक। भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय। खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, है ना। खून पसीना एक करके पढ़ोगे तब जा करके 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, खून पसीना एक करने की जरूरत है 12 में अच्छे मार्क्स के लिए, खून पसीना एक करना। आगे देखो, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकास करना, मदद करना, लड़ाई करना, अनहोनी करना। नहीं, लड़ाई करना, है ना। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना का ईंट से ईंट बजा दिया। ओके, चलिए आगे। आगे देखो, अगला अगला प्रश्न 74वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना, डीग हाँकना। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची पावक। है मने घोड़ा होता है, याद रखोगे। बाजी घोड़ा होता है। व्योम आकाश होता है ना। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? वस्त्र। अगला देखें, अगला क्या पूछ रहा है? काजल शब्द क्या है? काजल पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा? काजल, काजल, काजल काली होती है, स्त्रीलिंग होगा। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? तो आत्मा को उभयलिंग में गिना जाता है, हालांकि जनरली इसका यूज स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, प्राण शब्द क्या है? प्राण शब्द पुल्लिंग है, प्राण शब्द पुल्लिंग है। आगे देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे अगला प्रश्न, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम दंड होता है। अनुराग का विलोम, अनुराग का विराग। ठीक है, अनुराग का विराग। अगला प्रश्न देखोगे, क्या पूछा जा रहा है? कृपा का विलोम, कृपा का कोप होता है विलोम। गणतंत्र का विलोम, गणतंत्र का परतंत्र। साकार का विलोम निराकार। ठीक है, आगे बढ़ें। 85वां प्रश्न देखोगे आप। 50, सॉरी, हाँ, 85वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा? दक्षिण का उत्तर होता है। और एक बात ध्यान रहे, दक्षिण दिशा जो है उसका मतलब, उसका विलोम पूछे तो उत्तर होता है, लेकिन दक्षिण का मतलब दायां भी होता है। ठीक है ना, इसलिए इसका विलोम बायां भी होगा। सॉरी, बायां कह रहे हैं, वाम। दक्षिण का वाम। नील कमल में कौन समास है? नील कमल, नीला है जो कमल। अब पहला पद जब विशेषण आ जाए तो कर्मधारय समास होता है। थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? बताओ। थोड़ा पानी, है ना। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, और द्रव्यवाचक संज्ञा को परिमाण में व्यक्त करते हैं, इसलिए परिमाण बोधक है। ओके, आगे देखें, क्या पूछा जा रहा है आपसे? जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद, जगत जोड़नाथ। ठीक है, यहाँ देखो, यह भी है जगतनाथ, लेकिन इसता में हलंत नहीं है, इसलिए यह गलत है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी। दिगंबर का संधि विच्छेद, दीक जोड़ अंबर। यहाँ देखो, दीक का में हलंत नहीं है, यहाँ देखो का में हलंत है। दीक जोड़ अंबर, ये वाला होगा दिगंबर। आगे देखें, 91वें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे? मदिरालय का संधि विच्छेद, मदिरालय, हाँ, मदिरा जोड़ आलय, मदिरा जोड़ आलय। अनजान में उपसर्ग क्या है? अनजान में उपसर्ग है अन। पुरातन का उपसर्ग क्या होगा? पूरा। ठीक है, आगे देखें, 94 प्रश्न, 94 प्रश्न पूछ रहा है प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या होगा? प्रति। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है शब्दांश, उसको उपसर्ग कहते हैं। उपभाषा में उपसर्ग क्या होगा?
उप। आगे बढ़ें। 96। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? विशेष। तो वी है उपसर्ग। सुकर्म में उपसर्ग क्या है? सु। मैं स्वयं खा लूंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो स्वयं उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम का। निजवाचक सर्वनाम। आगे देखो। हाँ, बेईमान शब्द क्या है? बेईमान। बेईमान कैसा शब्द होगा? देशज होगा, विदेशज होगा, तत्सम या तद्भव? भैया मेरे, बे उपसर्ग है अरबी फारसी का, इसलिए ये विदेशज शब्द है। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार है? कितने प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में? तो लिंग के हिंदी में प्रकार हैं 2। ठीक है, इसलिए यहाँ आंसर इसका 2। चलिए 100 प्रश्न आपके हो गए। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।